साथियों, रियल भारत में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं भारत और इजरायल के बीच के उस खास रिश्ते की जो सिर्फ कागजी करार नहीं बल्कि जमीन पर भी असरदार है। आपको पता है ना, इजरायल ने कई बार जब भारत पर मुसीबत आई तब हमें हथियार देकर साथ दिया है, और भारत ने भी, चाहे जितना थोड़ा हो, इजरायल की ज़रूरतें पूरी करने में कभी पीछे नहीं हटाया। लेकिन बात जब टेक्नोलॉजी की आती है ना, तो इजरायल की तकनीक के आगे दुनिया का कोई भी देश टिक नहीं पाता। अभी हाल में जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसमें भी इजरायल ने भारत को हार्पी ड्रोन दिए, वही ड्रोन जो दुश्मन देश की एयरबेस और रडार को खामोश करने में काम आते हैं। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन जो बात ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुद इजरायल ने भारत की एक आयुध फैक्ट्री को 30 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। हाँ, आपने सही सुना। अब भारत इजरायल के लिए रॉकेट लॉन्चर बना रहा है। अब जरा सोचिए, जो देश कभी इजरायल से हथियार लेता था, आज वही देश इजरायल के लिए हथियार बना रहा है। मतलब भारत की टेक्नोलॉजी और भरोसे ने इजरायल का दिल जीत लिया। तो अब सवाल यह है, आखिर वो कौन सा भारतीय हथियार है जिसने इजरायल को इतना इम्प्रेस कर दिया, और वो कौन सी भारतीय कंपनी है जो अब इजरायल के लिए हथियार बना रही है? आइए चलिए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, चाहे बात हो कृषि तकनीक की या फिर हथियारों की, इजरायल के आगे तो दुनिया के बड़े बड़े देश भी पानी भरते हैं। आपको पता है ना, हमारे यहाँ भी कई बार सरकारी खर्चे पर नेता और अफसरों को इजरायल भेजा जाता है कृषि तकनीक सीखने के लिए, क्योंकि इजरायल रेगिस्तान में भी खेती करना सिखा देता है और पानी की एक एक बूंद को अमृत बना देता है। अब आप सोचिए, जो अरब देश कभी इजरायल से नफरत करते थे, वो भी आज अपने पानी को साफ करने, रेगिस्तान में खेती करने और सब्जियां उगाने के लिए इजरायल की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहां तक हथियारों की बात है, इजरायल तो आज भी उस फील्ड में सबका बाप है। उनका आयरन डोम सिस्टम आपने सुना होगा। गाजा, लेबनान, ईरान, सीरिया, यमन, इन सब जगहों से जब छोटे बड़े रॉकेट आते हैं तो इजरायल का यही सिस्टम पल भर में उन्हें हवा में उड़ा देता है। अब तो अमेरिका भी यही कह रहा है, हमें भी डायमंड डोम बनाना है। भारत और इजरायल के बीच कई डिफेंस डील्स हुई है। आपको याद होगा, कारगिल युद्ध के वक्त जब पाकिस्तान पहाड़ की चोटियों पर कब्जा करके बैठा था, उस समय अगर इजरायल से गाइडेड मिसाइलें न मिली होती तो युद्ध जल्दी खत्म नहीं होता। और ये तो बहुत लोग नहीं जानते, हिजर की लड़ाई में भी इजरायल ने भारत को गुपचुप हथियार सप्लाई किए थे। मतलब जब भी पाकिस्तान से झड़प होती है, इजरायल भारत के साथ खड़ा मिलता है। आज भारत और इजरायल मिलकर कई हथियार बना रहे हैं। ड्रोन भारत में ही बन रहे हैं। बराक एयर डिफेंस सिस्टम भी दोनों देशों ने मिलकर बनाया, जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ सेकेंड लाइन डिफेंस में इस्तेमाल हुआ। इजरायल के हार्पी ड्रोन आज हमारी फौज के पास है। हेरोन ड्रोन भारत और इजरायल मिलकर बना रहे हैं, और जो फाइटर जेट हमने रूस से लिए थे, उनको अपग्रेड करने के लिए भी भारत इजरायल की एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। उनके रडार सिस्टम भी हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, चाहे हम साथ में बनाएं, फिर भी असली तकनीक का कंट्रोल इजरायल के ही पास रहता है। हम ज्यादातर उनके बनाए हथियार खरीदते हैं, और कुछ हथियार लाइसेंस के तहत भारत में बनाए जाते हैं। अब कुछ हथियार मेक इन इंडिया स्कीम के तहत भी बन रहे हैं। लेकिन बात वहीं अटक जाती है, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भारत को अब हथियार बाहर से मंगवाने की बजाय खुद बनाना चाहिए। हमें ऐसी ताकत बननी चाहिए जो दूसरे देशों को हथियार बेचे, और अब ऐसा हो भी रहा है। आज हम ब्रह्मोस मिसाइलें बेच रहे हैं, मिसफेक बेच रहे हैं, अफ्रीका को आर्मर्ड व्हीकल, टैंक, शेल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट्स बेच रहे हैं। आर्मेनिया को हमने पिनाका और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स दिए हैं। स्वाति रडार सिस्टम भी हमने सप्लाई किया। अब ध्यान दीजिए, जिन देशों को हम बेच रहे हैं वो आज भी हमसे टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में पीछे हैं। जब तक हम अमेरिका जैसे एडवांस देशों को अपने हथियार एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारे हथियारों पर दुनिया का भरोसा नहीं बनेगा। और इसी दिशा में अब एक बड़ा बदलाव हुआ है। इजरायल, जो कि आज भी टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से बहुत आगे है और जो चीन तक को हथियार बेचता है, वो अब भारत से रॉकेट लॉन्चर खरीदना चाहता है। जी हाँ, अब इजरायल ने भारत की एक कंपनी नाइबी डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड को ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी है, हमें यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर बनाकर दो। सोचिए दोस्तों, जहां हम कल तक इजरायल से मांगते थे, आज इजरायल हमसे मांग रहा है।
दोस्तों, अब जब हम यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर की बात कर रहे हैं तो उससे पहले ज़रा उस कंपनी के बारे में जान लीजिए जो इसे बना रही है। एनाइब डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। ये कंपनी पुणे की है, लेकिन इसका ऑफिस हमारे बेंगलुरु में भी है। एनाइब मुख्य रूप से एयर डिफेंस से जुड़े हथियारों का निर्माण करती है। रॉकेट लॉन्चर, एयरक्राफ्ट गन्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग और अपग्रेडिंग यही कंपनी करती है। डीआरडीओ के साथ मिलकर भी ये संस्था काम करती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हथियार फ्रंट लाइन में इस्तेमाल हुए थे, उन्हें आधुनिक बनाने का काम इसी कंपनी ने किया था। और हाल ही में डीआरडीओ ने इसी एनाइब के साथ पिनाका रॉकेट लॉन्चर से जुड़ी टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर का एक बड़ा समझौता भी किया है। अब आपको पिनाका के बारे में तो पता ही होगा, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो 4 वेरिएंट्स में आता है। इसकी रेंज होती है किलोमीटर से लेकर जमैस किलोमीटर तक। एक पिनाका लॉन्चर एक साथ 5 रॉकेट दाग सकता है और एक बैटरी में कुल 5 लॉन्चर होते हैं, यानी एक साथ 3 रॉकेट दागना कोई बड़ी बात नहीं। भारत के पास ये सिस्टम पहले से है और आर्मेनिया को भी भारत ने यही पिनाका लॉन्चर सप्लाई किया है। अब इस पिनाका सिस्टम को और ज़्यादा ताकतवर और एडवांस बनाने के लिए डीआरडीओ और एनआईबी मिलकर रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा काम कर रहे हैं। और अब यही एनआईबी कंपनी इजराइल के लिए यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर बना रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, इजराइल ने अब भारत की इस कंपनी के साथ ऑफिशियल समझौता किया है। इजराइल को चाहिए भारतीय टेक्नोलॉजी से बना यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर। सोचिए, कुछ साल पहले तक हम जिनसे सीखते थे, आज वो हमसे मांग कर रहे हैं। यही है भारत की टेक्नोलॉजी में उठता हुआ नया आत्मविश्वास। दोस्तों, अब बात करते हैं यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर की। ये कोई मामूली तकनीक नहीं है, ये है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। इसमें खास बात यह है कि एक ही लॉन्चर से अलग अलग रेंज के रॉकेट्स को एक साथ दागा जा सकता है। और अब इजराइल ने भारत से कहा है, हमें ऐसा यूनिवर्सल लॉन्चर दो जिसकी रेंज हो 5 किलोमीटर तक। इसके लिए डील साइन हुई है $50 मिलियन की, यानी लगभग ₹8 का सौदा। अब सवाल यह है कि इजराइल जैसा तकनीकी रूप से ताकतवर देश अपने हथियार भारत में क्यों बनवा रहा है। 2 कारण हैं इसके पीछे। पहला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देख लिया कि भारत अब टेक्नोलॉजी में किसी से कम नहीं, चाहे रॉकेट लॉन्चर्स हो या एयर डिफेंस सिस्टम। अब भारत को मास्टर क्लास ट्रीटमेंट मिल रहा है, और वो भी ग्लोबली। दूसरा, 2 साल पहले जब इजराइल का आयरन डोम चमका था, दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। लेकिन अब भारत का एयर डिफेंस सबको चौंका रहा है। पाकिस्तान से आए चाइनीज और तुर्की ड्रोन, गाइडेड मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल्स, यहाँ तक कि चाइना की पीएल तक, कुछ भी क्यों ना हो, भारत ने सबको बॉर्डर पर ही गिरा दिया। जिस फुर्ती से हमारे सिस्टम ने दुश्मन के हमले रोक दिए, वो दुनिया के लिए वाकई में एक झटका था। अब जब भारत की ताकत सबको दिखने लगी है, तो ऐसे में हथियारों की डिमांड बढ़ना तो लाजमी है। और इस बढ़ती डिमांड की शुरुआत अब खुद इजराइल से हो चुकी है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े पॉइंट की, वो है कीमत। अगर यही यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर इजराइल में बनाया जाता या फिर किसी और वेस्टर्न कंट्री में, तो उसकी कीमत भारत जितनी कभी नहीं हो सकती थी, क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही कम है, दूसरे देशों के मुकाबले कई गुना कम। अब सोचो, जब कोई हथियार बनाना हो तो हर देश यही चाहेगा कि वो कम पैसों में बने और ज्यादा ताकतवर हो। तो उस नज़र से देखो तो भारत में ये लॉन्चर बनवाना इजराइल के लिए भी फायदे का सौदा है। ऊपर से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम चल रही है, ये उसका भी एक बड़ा उदाहरण है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उसके मुताबिक 2027 के अंदर अंदर नाइबी को ये यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर इजराइल को डिलीवर करने हैं। लेकिन दोस्तों, अब जरा हमारे सिस्टम की कड़वी हकीकत पर भी ध्यान दो। जब विदेशी देश भारत से हथियार खरीदते हैं तो टाइमलाइन एकदम टाइट रहती है, हर डेडलाइन फॉलो होती है। लेकिन जब भारत खुद अपने लिए हथियार मंगवाता है तो हालत देख लो, देरी पे देरी, फाइलों में घिसाई और आखिर में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, वो भी अक्सर डिलीवर ही नहीं होती। इसका जिक्र खुद हमारे एयरफोर्स चीफ ने बड़े दुख के साथ किया। उन्होंने कहा, हमारे देश में डील होती है, ऑर्डर होता है, घोषणा होती है, लेकिन हथियार सही समय पर कभी हाथ नहीं आते। अब तेजस फाइटर जेट्स का ही हाल, HAL
उन्हें बना रहा है, बनाया ही जा रहा है, लेकिन आज तक मार्क II फाइटर जेट का प्रोटोटाइप तक तैयार नहीं हुआ। अब ये भी तय नहीं है कि उसमें कौन सा इंजन लगेगा। ये हमारे सरकारी रक्षा संस्थानों की सच्चाई। इसीलिए अब सरकार भी ये समझ रही है कि बिना प्राइवेट सेक्टर के भागीदारी के देश का डिफेंस सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता। अब धीरे धीरे प्रगति भी हो रही है और फायदे भी दिख रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए भी हथियार बनाता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम दुनिया के टॉप हथियार निर्यातकों की लिस्ट में शुमार होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की खास जानकारी कि क्यों इजरायल को भारत से हथियार बनवाने पड़ रहे हैं। अगली बार मिलेंगे कुछ और धमाकेदार खुलासों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।